गुड मॉर्निंग फ्रेंड, वेलकम टू यू ऑल इन माय चैनल डॉक्टर अंशुमान सुमन। आशा करते हैं आप लोग सभी अच्छे और स्वस्थ होंगे और अपने लक्ष्य के प्रति अडिग होंगे। दोस्तों, पिछली वीडियो में आप लोग को हम कालक्रम और उसकी क्रोनोलॉजी को अच्छा से समझा चुके हैं और उसका नाम जो है सीरीज में आपको याद हो गया होगा, ये हमको पता है। तो आप लोग जिसने मेरी वीडियो को देखा है, आप लोग जो सीरीज है मुगल काल का, वो हमारे कमेंट बॉक्स में लिख के दिखाइएगा। और दूसरी बात कि अब जो है अभी का जो पहला जो उत्तर मुगल काल का बादशाह होगा, आपके मन में आ गया होगा वो कौन है। तो चलिए हम बता देते हैं, वो मुअज्जम था। और मुअज्जम को जो उपाधि मिला था या उसका उपनाम था, एक तो साहेब खबर था क्योंकि वो प्रशासन में दिलचस्पी नहीं लेता था। इसके बावजूद वो बहादुर शाह प्रथम के नाम से जाना गया और शाह आलम प्रथम के नाम से भी जाना गया। चलिए इसकी पृष्ठभूमि को देखते हैं कि जिस समय औरंगजेब की मृत्यु मार्च 1707 में हो गया था, उस समय जो मुअज्जम था वो काबुल का गवर्नर अर्थात सूबेदार था और उसके दो भाई, एक गुजरात के सूबेदार था तो दूसरा बीजापुर का सूबेदार था। स्वाभाविक ही था कि उत्तराधिकार का युद्ध लड़ा जाता था और यहां भी लड़ा गया। इसी उत्तराधिकार के युद्ध में इसको अपने भाइयों का सामना करना पड़ा। तो देखिए, इन्होंने जो सबसे पहले युद्ध लड़ा वो लड़ा जजाऊ का युद्ध। तो जजाऊ जो है ये आगरा के आसपास है, आगरा के समीप है। जजाऊ का युद्ध जून 1717 ईस्वी में लड़ा। आप याद रखिए, औरंगजेब की मृत्यु मार्च 1717 में हुआ था। 3 महीने के बाद यह युद्ध लड़ा गया। किसके किसके बीच में लड़ा गया? काबुल का सूबेदार और गुजरात के सूबेदार के बीच। काबुल का सूबेदार खुद मुअज्जम और गुजरात का सूबेदार उसका खुद का भाई आजम शाह। आजम शाह इस युद्ध में मारा गया। अगला जो उत्तराधिकार का युद्ध हुआ, इसके 2 साल बाद हुआ। यूं कहें कि मुअज्जम लगभग सम्राट तो बन चुका था, लेकिन वह सारा कांटा खत्म करना चाहता था, इसीलिए इसको उत्तराधिकार का युद्ध ही कहा गया। अगले युद्ध में वो अपने ही भाई काम बख्श को, जो कि बीजापुर का सुल्तान था, कहाँ का सुल्तान नहीं, सॉरी, सूबेदार था, तो बीजापुर के सूबेदार काम बख्श को हैदराबाद के नजदीक हरा कर मार डाला। अब वह जो है एक प्रकार से कह सकते हैं वो सम्राट बन गया मुगल बादशाह का, बिना किसी चुनौती के। अब उसके पास कोई चुनौती नहीं रहा। अब आके आइए, इसका जो सबसे इंपॉर्टेंट बात देखा गया कि इन्होंने मारवाड़ को जीता। कौन? बहादुर शाह प्रथम। और इस जीत के पहले हम कुछ एक लाइन बता देना चाहें कि यदि औरंगजेब से इसकी तुलना कर लिया जाए तो औरंगजेब जिस प्रकार से कट्टर सुन्नी था और जिस प्रकार से वह गैर मुस्लिमों के साथ व्यवहार करता था, वैसा ये नहीं था। बहादुर शाह प्रथम समाज में सौहार्द स्थापित करना चाहता था और हिंदुओं को भी वह उचित सम्मान देता था। तो चलिए, एक तो इसका चारित्रिक हम एक प्रकार से विश्लेषण को देख लिए। अब देखिए, जो ये पहली इसकी जो एक प्रकार से कहिए विजय अभियान था, इन्होंने मारवाड़ को हराया था। मारवाड़ के राजा उस समय अजीत सिंह था। अजीत सिंह का अगर हम छोटा कहानी नहीं कहें तो हमको लगता है कि मेरे लिए उचित नहीं होगा, तो आपको हम बता देते हैं कि अजीत सिंह जसवंत सिंह का पुत्र था। यह वही जसवंत सिंह का पुत्र था जिस जसवंत सिंह ने जमरुद्द के युद्ध में भाग लिया था। और यह जसवंत सिंह एक ही बहुत ही महान योद्धा था और जमरुद्द के युद्ध में जसवंत सिंह मारा गया था। और जैसे ही जसवंत सिंह मारा गया, औरंगजेब इसका फायदा उठाने के लिए कि मारवाड़ को वह मुगल में ही शामिल करने की कोशिश किया। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि उस समय अजीत सिंह मां के गर्भ में ही था, लेकिन बहुत ही प्रयत्न से अजीत सिंह को बचाया गया। कालांतर में वही अजीत सिंह मारवाड़ का राजा बना और अभी जो बात हो रही है उसी अजीत सिंह की बात हो रही है कि उस अजीत सिंह को बहादुर शाह प्रथम हराता है और अजीत सिंह उसकी अधीनता को स्वीकार करता है। तो बहादुर शाह प्रथम की एक उपलब्धि था। दूसरी बात, चूंकि हम बता दिए कि बहादुर शाह जो है मिलनसार टाइप का व्यक्ति था, तो मराठा के साथ भी अच्छा संबंध स्थापित करने के लिए उन्होंने साहू जी को अपने ही
शाह के अधीन जो कैद था, मुगल शासन के अधीन कैद साहू को रिहा कर दिया। ये साहू कौन था? तो शिवाजी का पोता था, अर्थात संभाजी का पुत्र था। इस पे हम बात करेंगे बाद में, ठीक है। लेकिन अगर इस बहादुर शाह को अगर कोई समस्या था तो एक ही समस्या था, गुरु गोविंद सिंह का उत्तराधिकारी बंदा बहादुर। बंदा बहादुर इसे बहुत ही तंग किया था, और यूं कहें कि बंदा बहादुर इसके लिए आतंक साबित हुआ था। और यदि यह भी कहा जाए कि बंदा बहादुर के चलते यह अपनी जान को हाथ से धो दिया तो अतिशयोक्ति नहीं होगा, क्योंकि यह अभियान के तरफ यानी बंदा बहादुर को दबाने का अभियान के ही दौरान जो है इसकी मृत्यु हो जाता है। तो बंदा बहादुर का आतंक रहा, ठीक है। अब आइए, इसका जो है जब इसकी मृत्यु होता है तो इसका लाश जो है 70 दिन तक, लगभग 10 सप्ताह तक यूं ज्यों का त्यों पड़ा रहा। प्रश्न क्या था? तो प्रश्न पुनः वही था, उत्तराधिकार का प्रश्न था, क्योंकि अब ये ट्रेंड हो गया था, परंपरा हो गया था कि एक बादशाह मरने के बाद उत्तराधिकार का युद्ध लड़ा जाएगा, और जब तक युद्ध इसका उत्तराधिकार का युद्ध समाप्त नहीं हुआ तब तक इसका लाश जो है यूं पड़ा रहा। आप लोग को हम बताए थे पिछला वीडियो में कि मुअज्जम के 4 पुत्र थे, जहांदार थे, रफी उस शान, रफी अजीम शान और जो है जहां शाह। ये चारों आपस में युद्ध लड़े, और जब अंत में जहांदार शाह जीते तभी जाके इसको जो है दफनाया। और तो कहाँ दफनाया, ये क्वेश्चन पूछता है, इसकी कब्रगाह कहाँ है? तो दोस्तों इसकी कब्रगाह स्पेशल कोई बना नहीं, औरंगजेब के जो कब्रगाह है औरंगाबाद का, वहीं यानी औरंगजेब के कब्रगाह के प्रांगण में ही इसको दफना दिया गया, ठीक है। तो दोस्तों इस प्रकार से आप लोग देख लिए कि बहादुर शाह प्रथम का क्या ऐतिहासिक पृष्ठभूमि रहा और क्या क्या काम किया। कभी कभी आपको ये मिलता है कि इन्होंने जजिया कर को भी शायद हटाया था या कम करने की कोशिश किया गया था, वही जजिया कर जिसको कि अकबर ने हटा दिया था और औरंगजेब पुनः वापस लगाया था। तो अब जो है हम लोग आगे का इसका जो है उत्तर मुगल काल का दूसरा सम्राट पढ़ेंगे। तो देखिए, उत्तर मुगल काल का दूसरा बादशाह जो लंपट मूर्ख के नाम से जाना गया, ठीक है, जो तैमूर वंश का प्रथम अयोग्य शासक था। आखिर क्यों तैमूर वंश का इसको प्रथम अयोग्य शासक कहा, उसको हम डिफाइन करेंगे, पहले देख लेते हैं। जहांदार शाह जिसका शासनकाल मात्र 1 साल था, इसको लंपट मूर्ख कहा गया। लंपट मूर्ख कहने का इसका मतलब यह हुआ कि ये तो प्रशासनिक दृष्टिकोण से महत्वहीन हो गया था बादशाह होने के बावजूद भी, और इसका जो है एक प्रकार से कह सकते हैं कि ये विलासी जीवन और लाल कुंवर नाम के एक वेश्या पर आसक्त होना था, इसलिए इसको लंपट मूर्ख कहा गया। तो देखिए एक एक करके इसका पहले पॉइंट को क्लियर करें। तो पॉइंट क्लियर करने में सबसे पहला पॉइंट हम लिखे हैं, तैमूर वंश का प्रथम अयोग्य शासक था। तो देखिए जब ये कैसे हम जानेंगे कि ये तैमूर का ये वंशज था, तो अब जब हम थोड़ा बाबर का इतिहास के बारे में बताना चाहेंगे। बाबर जो था तैमूर लंग का 5वां वंशज था, ठीक है, अपने पिता के तरफ से, जबकि माता के तरफ से वो चंगेज खां का 14वां वंशज था। तो एक प्रकार से कह सकते हैं कि जब बाबर के सीने में तैमूर का खून दौड़ रहा था तो उसके वंशज में भी तैमूर का खून था, और उसी से इसको जोड़ा गया है कि यह तैमूर का वंशज था। तो तैमूर का वंशज था, तो तैमूर का वंशज में पहला ही ऐसा व्यक्ति था जिसको अयोग्य माना गया। यानी अभी तक जितने शासक थे सभी को कम से कम यह कहा जाए कि तैमूर वंश को इज्जत प्रतिष्ठा को बरकरार रखा था, लेकिन ये नहीं रख पाया। तो ठीक है दोस्तों, इस प्रकार का क्वेश्चन पूछेगा तो आसानी से आप बना सकते हैं। तो देखिए अब आप देख लिए, जो व्यक्ति विलासी होगा, जो व्यक्ति में कुशल सेना नायक की क्षमता नहीं होगा, आखिर वो उत्तराधिकार का युद्ध जीता कैसे होगा? तो वो खुद अपने दम पे नहीं जीता था, उसको जिताने वाला एक व्यक्ति था जो बहुत ही कुशल सेना नायक था, जिसका नाम था जुल्फिकार अली खां। अब से मैं हर एक बादशाह के साथ एक जुड़ेगा उसको हेल्प करने वाला, आप अभी से याद करते रहिएगा।
तो जो से जहांदर शाह और जो से जुल्फिकार अली खां, याद रखिएगा कि जहांदर शाह को अगर कोई सत्ता दिलाया तो वो व्यक्ति था जुल्फिकार अली खां, जो कि ईरानी था। जो कौन था? ईरानी था। आपको हम बता रहे थे जब अवध का नवाब बताए थे तो उस समय भी बताए थे कि जो ईरानी मूल का होता है उसको ईरानी कहा जाता है, और दूसरा जो तुरानी मूल का होता है वो ट्रांसओक्सियाना क्षेत्र यानी तुर्की का जो क्षेत्र है उसके इर्द गिर्द का क्षेत्र जो है मध्य एशिया वाला क्षेत्र, वहां का जो मुस्लिम होता है उसको तुरानी बोला जाता है। ठीक है, तो ये जो था जुल्फिकार ये ईरानी मूल का था। तो ये बात समझ में आ गया। और ये बात तो हम पहले ही बता दिए, इसी के वजह से इसको लंपट मूर्ख कहा गया कि लाल कुमार नामक वेश्या पर वो इस प्रकार से आसक्त था कि मतलब उसको प्रशासन से या अन्य कार्य से उसको कोई लेनी देनी नहीं था, वो विलासी जिंदगी जीना चाहता था। तो ये याद रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछता है बार बार कि लाल कुमार नामक वेश्या का प्रभाव किसके दरबार में था, तो आंसर होगा जहांदर शाह। ठीक है, अगला लीजिए। अगला पॉइंट हम लिखे हैं जजिया कर को समाप्त किया। देखिए जजिया कर को समाप्त करने की बात हम पिछला शासक में भी किए थे, बहादुर शाह प्रथम के समय में। इसके समय में जजिया कर को मूलतः समाप्त कर दिया गया। ठीक है, और आगे आइए तो और क्या हुआ, ये जो जुल्फिकार अली खां माने इतना वो एक प्रकार से कह सकते हैं शक्तिशाली हो गया कि इसको जो है मुगल बादशाह से कोई डर नहीं लगता था। इसका एक विश्वास पात्र था जिसका नाम था सुभाष चंद्र, उसको भी आदेशित कर दिया था कि प्रशासन जैसे क्षेत्रों में अपने हिसाब से काम करे। तो इस प्रकार से आप देख लीजिए कि जहांगीर शाह जो था वो किसी काम का नहीं था। ठीक है, और जुल्फिकार अली खां के शक्ति के बल पर वो 1 साल तक शासन किया। अब देखेंगे इसका अगला क्रम यानी तीसरा उत्तर मुगल कालीन सम्राट। देखिए तीसरे नंबर का जो सम्राट है उत्तर मुगल काल का, उसके बारे में जानेंगे, जिसका नाम है फर्रुखसियर और कहा जाता है इसे घृणित कायर। तो घृणित कायर के बारे में आज जानेंगे, क्यों इसको घृणित कायर कहा जाता है। उसके क्रियाकलाप को हम देख लेंगे तो पता चल जाएगा। ठीक है, तो क्रियाकलाप देखना प्रारंभ करते हैं। देखिए यह जो था फर्रुखसियर, जिस समय यह उत्तराधिकार के लिए अपना दावा पेश कर रहा था उस समय यह पटना में था। दोस्तों ये बीपीएससी के लिए काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पहला मुगल बादशाह जिसका संबंध पटना से था यह फर्रुखसियर था। इसके पिता की हत्या उत्तराधिकार के युद्ध में हो गया था और उस समय के बाद से यह पटना में था। और जब जहांगीर शाह के अगेंस्ट में इन्होंने अपने आप को बादशाह के लिए दावा पेश किया उस समय यह पटना में था। ठीक है, इसको जो है पटना में कुछ अमीर लोगों का साथ मिला। अब अमीर लोग पिछली वीडियो में आपको पिछली बार हम बोले थे कि आप ध्यान दीजिएगा कि अमीर लोगों का अब हस्तक्षेप होना शुरू होगा, क्योंकि जब सत्ता मजबूत नहीं रहता है तो अमीर लोग हस्तक्षेप करता है। तो जहांगीर शाह जो कि पहला अयोग्य शासक था तैमूर वंश का, उसके समय में जुल्फिकार क्या किया था, अपना हस्तक्षेप किया था। अब इसके समय में एक नया आया जिसका नाम था सैयद बंधु। क्या नाम था दोस्तों? सैयद बंधु। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछता है सैयद बंधु। तो सैयद बंधु, बंधु मतलब भाई, उसमें 2 भाई था, एक का नाम था हुसैन अली और दूसरे का नाम था अब्दुल्ला। तो हुसैन अली जो था वो पटना का सूबेदार था और अब्दुल्ला जो था इलाहाबाद का नायब सूबेदार था। तो ये दोनों ने फर्रुखसियर को हेल्प किया। पॉइंट्स वाइज भी देखिएगा तो वही मिलेगा। जिस समय वो उत्तराधिकार के लिए लड़ रहा था वो पटना में था। सहयोग इसको किसको मिला? सैयद बंधु से। सैयद बंधु को नृत्य निर्माता या किंग मेकर कहते हैं। इसको क्या बोलते हैं? किंग मेकर। किंग मेकर का मतलब ये वो भूमिका निभाने लगा, राजा को हटा करके दूसरे राजा को बनाना, उसको हटा करके फिर तीसरे राजा को बनाना, इस प्रकार का ये काम करने लगा। यह इतना शक्तिशाली हो गया था। कौन? सैयद बंधु। सैयद बंधु में कौन कौन था? 2 भाई था, एक हुसैन अली था जो कि पटना का सूबेदार था और एक अब्दुल्ला था जो कि इलाहाबाद का नायब सूबेदार था। अब देखिए जब सैयद बंधु जब किसको, फर्रुखसियर को सहयोग किया तो फर्रुखसियर को गद्दी मिला, यानी कि सत्ता की प्राप्ति किसके सहयोग से मिला? सैयद बंधु के सहयोग से मिला। तो स्वाभाविक था कि कृतार्थ तो करना ही था।
तो सैयद बंधु को बड़ा बड़ा पोस्ट दिया और बड़ी बड़ी उपाधियां भी दिया। कौन? फर्रुखसियर। तो पोस्ट क्या दिया? अब्दुल्ला को तो वजीर बना दिया, एक प्रकार से कहें तो वित्त मंत्री बना दिया, और हुसैन अली को सेनापति बनाया। देखिए, जबकि अब्दुल्ला को सिर्फ और सिर्फ एक प्रकार से कह सकते हैं कि मिलिट्री एक्सपीरियंस था, फिर भी उसको वजीर बना दिया, यानी उसका भी सारा काम हुसैन अली ही करता था। हुसैन अली को क्या बनाया? सेनापति बनाया। तो दोनों भाई को मुआवजा मिल गया फर्रुखसियर को राजा बनाने का। ठीक है, ये तो कहानी जान गए। ये भी जान गए निरिप निर्माता किसको कहते हैं? सैयद बंधु को कहते हैं। अब आइए, ये स्वाभाविक ही था कि जुल्फिकार जो था वो ईरानी मूल का था। अब जो है ये सब सुन्नी मुसलमान का दबदबा होना शुरू हुआ, तो ईरानी जो होता है जनरली शिया होता है, तो इसको वो पसंद नहीं करेगा, क्योंकि जुल्फिकार अली किसको सहायता किया था? जहांदर शाह को सहायता किया था, और जहांदर शाह के अगेंस्ट में कौन लड़ा? फर्रुखसियर लड़ा। तो स्वाभाविक बात था उसका उससे संबंध जो है शत्रुता का होगा। इसलिए जुल्फिकार अली खां की हत्या फर्रुखसियर ने सैयद बंधुओं द्वारा करवा दिया। तो आपको अपने आप क्लियर होने लगेगा कि क्यों ऐसा हो रहा है। तो जुल्फिकार जो ईरानी था, अगर वो ईरानी नहीं रहता तो शायद उसको अपने किसी भी आधिकारिक रूप में बना भी सकता था, लेकिन ईरानी से यानी शिया से और सुन्नी के बीच में काफी द्वंद्व रहता है। तो जुल्फिकार अली की हत्या करा दिया, और उसके पिता जो था असद खां को जेल में डाल दिया। तब यहाँ पे एक बात हमको चर्चा करना उचित लगता है कि अरे जुल्फिकार अली खां और असद खां आखिर था कौन? तो इसके बारे में एक लाइन बता दूं, बाद में इस पर डिटेल में चर्चा करेंगे। असद खां वही व्यक्ति था जो औरंगजेब के समय में प्रधानमंत्री हुआ करता था। उसका बेटा था जुल्फिकार अली खां, जो कि अब जो है बड़ी भूमिका निभा रहा था। तो अब उसकी भी हत्या हो गया और असद खां को जेल में रख दिया। तो अब यहाँ तक ठीक है। अच्छा ठीक है, ये हुसैन अली और जो अब्दुल्ला था, ये जो था एक प्रकार से कह सकते हैं कि अन्य धर्मों के साथ भी इसका सहानुभूति था, सामंजस्य स्थापित करना चाहता था। और तब जो है इन्होंने फर्रुखसियर को बोला कि जजिया जैसी व्यवस्था को इमीडिएट खत्म कर दिया जाए। तो इन्होंने जजिया को इमीडिएट खत्म कर दिया। अब देखिए, बहुत सारा कंफ्यूजन है, कई किताबों में इसी प्रकार की चर्चा मिलता है कि जजिया की समाप्ति में बहादुर शाह प्रथम का भी हाथ देखते हैं, जहांदर शाह का भी हाथ देखे, और जजिया की चर्चा यहाँ पे भी हो गया। दोस्तों, मैं जजिया पर एक बार वीडियो लाऊंगा और उसमें पूरा हम इसमें क्लियर करेंगे कि आखिर कौन सा मुगल बादशाह अंतिम रूप से जजिया को खत्म किया था। अभी भी कई किताबों में कई प्रकार का मिलता है, मैं कोशिश करूंगा इसके तथ्य को उजागर करने के लिए, और आपके पास वो मिलेगा। अभी तक बस यही है कि सैयद बंधु जो था, ये भी जो है हिंदुओं के साथ सहयोगात्मक नीति अपनाता था, इसलिए जजिया शब्द का बात हुआ है कि जजिया को तुरंत खत्म कर दिया जाए। ठीक है, तो यहाँ तक आप लोग समझ गए। अब आइए, इसके समय में जो आप देखिए कि बंदा बहादुर जो था, जो पहले के उत्तर मुगल कालीन सम्राट का के लिए आतंक था, उसकी हत्या जो है इन्होंने करवा दिया। ये बहुत बड़ा बात था। किसने? फर्रुखसियर ने। किसकी? बंदा बहादुर का। बंदा बहादुर के कई अनुयायियों के साथ कैद किया गया और बंदा बहादुर को मौत के घाट उतार दिया गया। इसके समय में जाट नेता चूड़ामन का भी विद्रोह हुआ। जाट पे भी हम लोग कभी डिटेल में बात करेंगे। अभी फिलहाल जाट जो होता था, मथुरा के आसपास का क्षेत्र में जो जाट है वो काफी शक्तिशाली हो गया था, उसका विद्रोह हुआ था, चूड़ामन का विद्रोह। ठीक है, और जो है अगला जो हुआ, इतना काम जो घृणित आदमी कर रहा था, अर्थात फर्रुखसियर कर रहा था, तो उसके अगेंस्ट में भी कहते हैं ना कि भगवान ऊपर से सब कुछ देखते रहता है, तो इसके अगेंस्ट में भी षड्यंत्र रचा जा रहा था, और रचने वाला कोई दूसरा नहीं था, वो वही था जिसने इसको गद्दी पर बैठाया था। सैयद बंधु ने एक संधि किया बालाजी विश्वनाथन के साथ, जो कि उस समय मराठा का पेशवा था, और उससे सहयोग प्राप्त किया कि ठीक है, फर्रुखसियर को गद्दी से हटाना है। और उसी क्रम में क्या किया, सैयद बंधु पहले फर्रुखसियर को अंधा कर दिया और उसके 10 दिन बाद उसकी हत्या कर दिया। तो सैयद बंधु ने
बालाजी विश्वनाथन के साथ एक संधि किया, और यह संधि एक प्रकार से कह सकते हैं कि मराठा का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। यह 1719 के आसपास ये संधि हुआ था, और इसी संधि के तहत शाहू ने सैयद बंधु को, शाहू कौन था, उस समय का राजा था मराठा यानी छत्रपति था, और उसका पेशवा था बालाजी विश्वनाथन, उसके सहयोग से सैयद बंधु ने पहले क्या किया, इसको फर्रुखसियर पंधा किया और उसके 10 दिन बाद हत्या कर दिया, और उसकी हत्या करके जो रफीउद्दौला था उसको जो है गद्दी पर बैठाया। लेकिन इसके पहले इन्होंने ही 1717 ईस्वी में, ये तो आप लोग को बहुत ही बेहतर ढंग से पता होगा जब आप लोग पिछला मेरा वीडियो देखे होंगे कि बंगाल के विजय पर कि 1717 ईस्वी का जो फरमान था, जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का मैग्ना कार्टा कहा जाता है, वो इसी का था, फर्रुखसियर का ही था। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बार बार पूछता है कि ब्रिटिश इंडिया का मैग्ना कार्टा क्या है, तो शाही फरमान था किसका, फर्रुखसियर का। तो फर्रुखसियर देख लिए, जहां से फर्रुखसियर अपनी स्थिति को प्रारंभ किया था और वहीं से उसका अंत हुआ, अर्थात जिसने उसको गद्दी पर बैठाया था उसने उसको गद्दी से पदच्युत किया और हत्या किया। तो इसलिए इन्होंने अपने शासनकाल में काफी हत्याएं करवाया, लोगों के मन में इतना घृणा पैदा हो गया कि इसको लोग कहने लगे घृणित कायर, क्योंकि यह सामने से नहीं लड़ता था, षड्यंत्र करके हत्या करवाता था। प्रकार से फर्रुखसियर के बारे में आप लोग को स्पष्ट समझ में आ गया होगा। ये मात्र जो है 6 साल का सत्ता का सुख भोग पाया, और जिस प्रकार से इन्होंने काम किया इसलिए इसको घृणित कायर कहा गया, और जिस प्रकार से ये षड्यंत्र करके लोगों को मरवाया, उसी प्रकार से षड्यंत्र करके सैयद बंधु भी इसको इसके गद्दी से हटाया और इसकी हत्या भी कर दिया। दोस्तों, मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोग को वीडियो शानदार लगा होगा। वीडियो अच्छा लग रहा है इसको शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आज भर के लिए इतना सा ही। थैंक यू वेरी मच।